नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जातिगत जनगणना मुद्दे की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार में 15 अप्रैल 2023 से जाति आधारित गणना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। दूसरे चरण में 15 अप्रैल से 15 मई तक जाति आधारित गणना की जाएगी। इस दौरान घर घर जाकर लोगों से करीब 17 सवाल पूछे जाएंगे। बिहार में जातिगत जनगणना का पहला चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी तक चली थी। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि अगली जनगणना में जातिवार जनसंख्या की गणना की जाए। इससे जातीय सर्वेक्षण से विभिन्न सामाजिक समूहों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं के बेहतर निर्माण और क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। जाति आधारित जनगणना की क्यों आवश्यकता है? इससे क्या फ़ायदा होगा? जाति जनगणना का ये क्या उचित समय है? क्या इसकी आवश्यकता है? इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है या कोई और एजेंडा? चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जातिगत जनगणना है इसके मायने क्या हैं, क्यों इस समय की आवश्यकता इसको कहा जा रहा है एक वर्ग द्वारा। मेरे साथ इस समय चर्चा करने के लिए मौजूद है भारत सरकार के पूर्व कानून सचिव सुरेश चंद्र जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सुधीर कुमार जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सांख्यिकी A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ पटना से। सुधीर जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। हम बात करेंगे डॉक्टर S.K. सिंह से, जो प्रमुख हैं डेटा विश्लेषक विभाग IIPS से, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर देवी दयाल गौतम जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं समाज शास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से। देवी दयाल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में सुरेश जी आपसे करूँगा, क्योंकि मुद्दा जातिगत जनगणना का है और उसके कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक पहलू हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये मुद्दा बिहार में एक तरह से प्रमुख मुद्दा इन दोनों बना हुआ है। मनोज जी, हम अगर देखें तो लीगल प्रोविजंस हम पहले देखेंगे कि सेंसस का लीगल प्रोविजंस क्या है। अंडर एंट्री 69 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल, जो कि यूनियन लिस्ट है, जिस पे लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स जो वेस्ट करती है अंडर आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर इज़ विद रेस्पेक्ट टू द लॉ यूनियन कैन मेक। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ बनाने की भी पावर यूनियन गवर्नमेंट की है और उसको एग्जीक्यूट करने की भी पावर यूनियन गवर्नमेंट की है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू मैं और आपको बताऊंगा। अंडर आर्टिकल 261 ये कहा गया है कि जितने भी पब्लिक एक्ट्स हैं या पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उनमें फुल फेथ शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब ये है, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड्स पब्लिक अथॉरिटीज़ बने अगर क्रिएट करेगी तो उसको फुल फेथ माना जाएगा और फुल उसको इफ़ेक्ट दिया जाएगा। प्रिजम्पशन यही होगी कि वो रिकॉर्ड बिल्कुल सही है और बिल्कुल उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कहीं पर भी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। दूसरा, आर्टिकल 256 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड so as to ensure compliance with the laws made by parliament with the existing law, any existing law which apply to the state government, and the power of the union shall extend to giving such directions to the state as may appear to the central government necessary for that purpose। जी। फिर उसके बाद
आर्टिकल 257 ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डू एन एक्ट विच में इम्पीड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अब ये हमने मोटा मोटी जो हमारा लीगल प्रोविजंस हैं मैंने उसको एक्सप्लेन किया है जी। अब प्रश्न आता है, क्या इन कंट्रावेंशन ऑफ द सेंट्रल लॉ और विदाउट गिविंग ए डायरेक्शन और सीकिंग ए डायरेक्शन और कंसल्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन देयर बी a census which is in contravention with the law as well as the notification which is issued by the union government under section 3 of the census act। मैं उसमें नहीं जाऊंगा यहाँ पर कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं ये है कि मीन्स चाहे आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, जो ऑब्जेक्टिव है जो मीन्स है दैट शुड बी जस्टिफाइड, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज मेड देयर अंडर। अब इसका जो मैं पहलू आपने प्रश्न पूछा है इसको आप कैसे देखते हैं, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर एक हमारा होमोजीनियस समाज है, उस समाज में जाति सूचक या जाति से रिलेटेड बड़ा ही भावनात्मक उसका एक जुड़ाव होता है उससे जी। उसके दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कई बार जाति सूचक एड्रेस करने से ही एक तरह का एक अब्यूजिव लैंग्वेज हो जाती है। मैं इसको यही समझता हूँ कि अगर हमारे समाज में एक हारमोनियस एक वो रखना है तो कहीं ना कहीं ये ओपन डिबेट या ओपन कंट्राडिक्शन ये नहीं आना चाहिए। अगर इससे उसको बढ़ावा मिलता है, समाज को तोड़ने का एक तरह का टूल मिलता है, तो शायद ये इसके लिए प्रोग्रेसिव नहीं होगा, ये नॉन प्रोग्रेसिव होगा। जी बिल्कुल। देवी दयाल जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि हम इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, जब बात ये कही जाती है कि सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसके क्रियान्वयन में इसके लिए मदद मिलेगी, उस मुद्दे से पहले जो मुद्दा सुरेश जी ने उठाया है कि बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना को एक तरह से शुरुआत कर दिया, उसका दूसरा चरण भी शुरू हो गया, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं संवैधानिक दृष्टि से? क्या ये समय की आवश्यकता है? क्या जरूरत है इसके पीछे? जी मनोज जी, इसके पहले तो इसको समझने की आवश्यकता, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक की आवश्यकता क्या है जातीय जनगणना की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहली बार इसकी जातीय जनगणना जो शुरू हुई थी 1881 में शुरू हुई और लास्ट जो जातीय जनगणना हुई वो 1931 में हुई जी। उसके बाद वाला जो सेंसस 1941 का आया उसमें जाति को नहीं जोड़ा गया और आंकड़े जुटाए गए लेकिन जारी नहीं किए गए थे। आंकड़े ये हैं कि आंकड़े जुटाए नहीं गए थे। उसका कहना लोगों का था कि क्योंकि इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल था तो उतने रिसोर्सेस नहीं थे कि हर तरह की जानकारियां इकट्ठा की जाए। लेकिन जो जनगणना जातीय जनगणना रही है, इसके दो पहलू जो सामने आते हैं, जो मुख्य होते हैं। पहला तो ये कि पॉलिसी मेकिंग के लिए कि जो समाज के जो पीछे रह गए तबके हैं किसी भी तरह से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पीछे रह गए उनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए। दूसरा जो समय के साथ आया कि एक उसमें पॉलिटिकल चीज़ और जुड़ गई कि एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का भी टूल धीरे धीरे बढ़ता गया। उसी के आधार पे हमारे देश में एक आरक्षण पॉलिसी भी लाई गई, क्योंकि उसी के आधार पे एक आकलन हुआ कि कितने लोग अभी कहाँ हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके लिए क्या प्रोविज़न होने चाहिए। उसके आकलन के आधार पे प्रोविज़न बनाया गया और जिसका पहला प्रोविज़न जो कि आरक्षण आया। लेकिन उसकी देखने की जरूरत, जब हम बात कर रहे हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है, अगर आवश्यकता यही दोनों हैं और प्रमुख आवश्यकता अगर लोगों के सामाजिक स्थिति को सामाजिक सशक्तिकरण देने के लिए एक समाज के तबके की है, तो जो पॉलिसी दी गई है आज़ादी के बाद, जिससे आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, वो दो सेक्टर में आरक्षण दिया गया, एक सरकारी नौकरियों में
और एक शैक्षणिक संस्थानों में आज देश में कुल राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के कुल 3 करोड़ नौकरियां हैं। कुल 3 करोड़ नौकरियां हैं, जिनमें से आए समय पे बात आती रहती है कि जिसमें से 50% के आसपास आज खाली भी है तरह तरह से। ये है कि अगर आरक्षण का ये है तो क्यों, और अगर पूरे तौर पे अगर हम देखें, अगर इसके लिए है, अगर पूरे तौर पे देखें तो आज देश में 8% नौकरी में लोग हैं, 92% आज भी लोग अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, 5% लोग गवर्नमेंट, 5% लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और 3% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। अगर इसी पॉलिसी के लिए अगर जनगणना करनी है, जाति आधारित जनगणना करनी है, तो पहले आकलन करने की आवश्यकता है कि जो जातीय गणना, जिस जातीय जनगणना के लिए हम इस पॉलिसी के लिए हम कर रहे हैं, तो उसका क्या हुआ, उससे क्या लाभ मिला। क्योंकि मेन अगर एजेंडा यही है कि लोगों को जातीय जनगणना के आधार पे देखना कि किस तरह की स्थिति में है और उनको उस तरह की सरकारी पॉलिसी, अन्य पॉलिसी बनाकर लाभ पहुंचाना जी। है। देवी दयाल जी, देश का संविधान जो कहता है उसमें यह कहता है कि जाति के आधार पर या किसी के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बात आती है सामाजिक योजनाओं की, जिसको लेकर तर्क दिया जा रहा है कि सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, जैसा आप कह रहे हैं कि आर्थिक सामाजिक जो बैकग्राउंड है व्यक्ति की, वो देखना जरूरी है। तो क्या इसके लिए केवल जाति एकमात्र आधार है? सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, उसके लिए केवल जाति आधारित जनगणना ही जरूरी है। एक बात और, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे संविधान के निर्माण में, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि यदि भारत को राष्ट्रों के समूह में गौरव का स्थान प्राप्त करना है तो पहले जाति को मिटाना होगा। जाति आधारित जनगणना और आरक्षण का जो पहलू है वो भी अपनी जगह है, लेकिन जो अम्बेडकर साहब ने कहा था वो भी अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जी, डॉक्टर साहब ने, अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आप कुछ भी जाति पे नहीं बना सकते, जिस दिन जाति पे बनाने जाओगे उसकी दीवारें क्रैक कर जाएंगी। तो जाति आधारित कोई भी किसी भी समाज का या राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। उनके उत्थान और प्रगति के लिए अगर अभी जो भी आपको करना है वो करने की आवश्यकता है, उस तरह से सोचने की आवश्यकता है। उनको एक समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए जी। योजनाओं के थ्रू या सामाजिक योजनाओं के थ्रू या समाज के पहल के द्वारा। जी, मैं इसी को समझना चाह रहा हूं। सुधीर कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना करा रही है अपने यहाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक दृष्टि से आजादी के बाद से लेकर इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठते रहे हैं, दूसरे पहलू भी उभर के सामने आते रहे हैं। मैं उन पहलुओं पर जाने से पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं आपसे कि जो जाति आधारित जनगणना है, अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा होगा, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं संवैधानिक और सामाजिक दृष्टि से? सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि जिस पर चर्चा आज हम कर रहे हैं, बिहार में ये जाति जनगणना नहीं हो रही है। राज्य की सरकार ने बहुत पहले बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये गणना है, जनगणना नहीं। तो ये जो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, जिसके मायने बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो उस पर जरूर हम लोग ध्यान करें कि ये गणना है, जनगणना नहीं है। जनगणना का अधिकार यूनियन को है, ये राज्य सरकार के पास है नहीं। दूसरी चीज कि हम जब ऐसे ही संदर्भ में, मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं इसको, कि जब हम समाज के विकास को कैसे भी देखने की कोशिश करते हैं, तो समाज हमको बिल्कुल होमोजेनियसली बराबर डेवलप के स्थिति में नहीं दिखाई देता है। समाज के अलग अलग जो हमारे सामाजिक संरचना के वर्ग हैं, इनके विकास की स्थिति अलग अलग है। अगर कहा जाए कि हम किसी गांव, किसी जिला, किसी राज्य के विकास को इस आधार पर आंकेंगे कि वहां की शेड्यूल कास्ट की महिला की साक्षरता कितनी है, क्यों ये सवाल बन रहा है? क्यों स्कूल तो थे, संस्थाएं तो थीं, सुविधाएं तो थीं, सारी चीजें थीं, लेकिन
एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ वर्ग शिक्षा में कैसे पिछड़ गया, एक जाति से जुड़ा हुआ वर्ग रोजगार के अवसरों में कैसे पिछड़ गया, राजनीति के अवसरों में कैसे पिछड़ गया, क्यों कोई एक वर्ग आगे बढ़ा, कोई एक वर्ग क्यों पीछे छूट गया। अगर हम इसकी बारीकी से जानकारी चाहेंगे तो हमको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आना पड़ेगा तो उस मैक्रो से माइक्रो पर जाना पड़ेगा, और वहां देखना पड़ेगा कि ये जो सामाजिक व्यवस्था हमारे यहाँ रही है, सामाजिक संरचनाएं हमारे यहाँ रही हैं, कैसे ये सामाजिक संरचनाओं के आधार के कारण इसमें विसंगति है। बहुत खास तारीख है आज, जिस तारीख को ये काम बिहार ने शुरू किया है, बिहार में शुरू हो रहा है, कि पिछले ही दिन कल हम लोगों ने अपने संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई है, जो जाति व्यवस्था को एकदम खत्म करने के पक्ष में थे। ऐसी व्यवस्था को चलने देना नहीं चाहते थे, उनकी मर्जी चलती तो उसका आज हम लोग कुछ परिणाम भी देखे होते, शायद ऐसा नहीं हो पाया। तो जाति व्यवस्था से भेद अंतर जो होते हैं वो तो नहीं होने चाहिए, और ये जाति व्यवस्था के कारण भेद है, ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चल रहा है तब जब हम अलग अलग जातियों से उनकी शैक्षिक स्थिति को देख पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देख पा रहे हैं, उनकी राजनीतिक सहभागिता की स्थिति को देख पा रहे हैं, तब जाके पता चल रहा है। तो जाति के बारे में तो जानना होगा। जाति हमारे समाज का, हमारे देश का एक आधार है, हम उसको ना नहीं कह सकते। हम इस बात के लिए बहुत चिंतित हो सकते हैं, और ये बहुत ही मौजू है कि हम जिन सकारात्मक उद्देश्यों के लिए इस गणना को करने की बात कर रहे हैं, ताकि हम पिछड़े जमात के पास पहुंच सकें और उनके लिए कुछ फोकस्ड कार्यक्रम लेके आएं कि वो भी तेजी से आगे आ जाएं। अगर ये सबके लिए पिछड़ापन नहीं है, कुछ पॉकेट्स में पिछड़ापन है, तो हम उनके लिए अलग अलग से कार्यक्रम लेके आएं और उनको भी आगे ले आएं। ये तो बहुत सकारात्मक सोच हो सकती है। डर इस बात का जरूर है, बहुत सही चिंता भी व्यक्त की गई है, और बहुत वाजिब चिंता के साथ इस विमर्श को भी शुरू किया गया है कि इसका दुरुपयोग बिहार ही नहीं पूरे देश में जो आज राजनीति की स्थिति है, और राजनीति में जो जाति का उपयोग या इसको कहें कि दुरुपयोग हो रहा है, जिससे एक दूसरे किस्म का अनावश्यक, अनवांटेड, अनडिजायर्ड, इंस्टीट्यूशनली डिमार्केशन की बात हो रही है। एक ऐसा खेमा तैयार हो जा रहा है कि पुलिस का अधिकारी के बैज पे लिखा हुआ है फलाना, उसके सरनेम में लिखा हुआ है फलाना, उसकी जांच में पता चल रहा है। आशंका इस बात की भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधीर जी आप। आशंका इस बात की है, और ये जो होगा ये विभाजनकारी होगा। जी बिल्कुल, मैं इस पहलू पे भी चर्चा करूंगा, इस पहलू को भी समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन जाति आधारित जो गणना की बात की जा रही है, जिस काम को बिहार सरकार कर रही है, जाति आधारित जनगणना जब देश में होती है, तमाम राज्यों में भी उसका काम चलता है। जाहिर सी बात है, लोगों की जाति भी उभर के सामने आती होगी कहीं ना कहीं, उनके धर्म के बारे में भी पूछा जाता है, दूसरे सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में भी पूछा जाता है, सारी चीज़ें उसमें कलेक्ट की जाती हैं। डॉक्टर एस.के. सिंह जी, मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि जो लोग जाति आधारित गणना की बात कह रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं, उनका एक तर्क होता है, एक पक्ष होता है कि साहब इससे जो सामाजिक योजनाएं होती हैं, वो जो कौन व्यक्ति पीछे रह गया, किस जाति में रह गया, उसको इससे लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? थैंक यू साहब, थैंक्स। आपने हमसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इस अमृत काल में जब भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोगों को इस पे डिबेट भी है, बहुत सारे लोगों को
सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन हकीकत है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, एजुकेशनल डेवलपमेंट में जब हम विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट 5 में आ रहे हैं, फर्स्ट 3 में आने की बात कर रहे हैं, वैसी सिचुएशन में हम सभी लोग ये सहमत हैं कि पब्लिक पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए डेटा की जरूरत है। किसी भी कंट्री की पब्लिक पॉलिसी बिना डेटा के नहीं बन सकती। जी। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी सच्चाई है कि लास्ट 30 इयर्स में, अर्ली 90s से लेकर के आज तक, इस कंट्री में डिफरेंट राउंड ऑफ लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज हमारी सारी डेटा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। और मैं भी इसमें पिछले 3 दशक में मेरा भी एक अहम योगदान है इस कंट्री की डेटा इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। आज कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मैं उससे नीचे आ रहा हूँ। इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया के कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर चाहे कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पॉलिसी लाना चाहते हैं, अगर उन्हें डेटा की ज़रूरत है तो हमारा इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, लेबर फोर्स के लिए हर एक तरह का डेटा प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। और हर एक मंत्रालय, भारत सरकार का हर एक मंत्रालय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा यूज कर रहा है, जो कि 1000 क्वेश्चन के आधार पे तैयार किया गया है। ये 17 क्वेश्चन को आधार बना करके, और केवल ये कोई सोचे कि 17 क्वेश्चन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेंगे उससे हम जन कल्याणकारी योजना चलाएंगे, पब्लिक पॉलिसी तैयार करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये चीज संभव है। जी। हाईली डिस्टॉर्टेड पिक्चर उससे मिलेगा। जैसा कि हमारे दूसरे सहयोगी पैनलिस्ट ने कहा है, मेरा भी मानना यही है कि डेटा के मिसयूज होने के चांसेस इस समय ज्यादा हैं। पॉलिटिक्स, इस देश की पॉलिटिकल कम्युनिटी जिस एक नई प्रॉब्लम के तरह जुटी हुई है, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो माहौल बना हुआ है उनको एक जाति का सहारा ही दिखता हुआ मिल रहा है। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी नीयत बहुत अच्छी है। मनोज जी, बिल्कुल। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं उसका आंसर जी देने की बिल्कुल, मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि मैं समझना आपसे चाह रहा था, क्योंकि आप इस प्रकार का, आपकी संस्था, आपका विभाग अध्ययन करता रहा है विभिन्न माध्यम से, किस जाति की क्या स्थिति है देश में, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कंट्री के 30 लाख लोगों के का डेटा हमारा मोस्ट रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि भारत सरकार की हर एक मंत्रालय, उसमें कास्ट वाइज डेटा भी हमारे पास है। अगर कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाना हो, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रोग्राम की ट्रैकिंग करने के लिए, वो सारा डेटा हमारे पास है। हम लोगों ने कास्ट डेटा को केवल रेस्ट्रिक्टेड रखा है कि दोज हु वांट्स टू यूज द कास्ट डेटा, उनको एक प्रपोजल देना होगा। हम अगर लगेगा कि ये जेन्युइन कास्ट का पॉजिटिव यूज करने जा रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं, तो हम उनको डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराते हैं जिसको भी चाहिए। लेकिन उसके लिए 500 वर्ड्स का एक प्रपोजल हमको भेजना होगा हमारा आईसीटी यूनिट कंप्यूटर सेंटर के पास। वो मेरा अप्रूवल लेंगे, हम अप्रूवल देंगे, लेकिन उसके लिए हमें 500 वर्ड्स का एक अब्स्ट्रैक्ट चाहिए, जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि ये बाबा साहब की भावनाओं के खिलाफ इस डेटा का नाजायज प्रयोग नहीं करने जा रहा। जी बिल्कुल, मुद्दा वही है, मुद्दा यही है कि जाति आधारित गणना हो, जो समाज में लोग किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, अगर शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े रह गए हैं तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो सबको मिलनी चाहिए, वो समाज के किसी भी वर्ग का हो। लेकिन मुद्दा ये आता है कि जब जाति आधारित गणना की बात होती है या जनगणना की बात की जाती है तो उसके पीछे का जो एजेंडा होता है, उसके पीछे क्या मंशा होती है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। और भी सवाल हैं, विभिन्न सवाल हैं, विभिन्न पहलू हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए संसद टीवी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका, और मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जाति आधारित गणना की, जनगणना की, और शब्दों के साथ इसके क्या पहलू हैं इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो बात कही जाती है उसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि जाति आधारित गणना इसलिए ज़रूरी है ताकि योजनाएं समाज के उस व्यक्ति तक पहुंच सकें जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हो गया है, किसी कारण से उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन इसके पीछे की जो राजनीतिक एक सोच है उसको लेकर भी सवाल उठता है। मैं दोनों पहलू इसलिए चर्चा करना चाहता हूं। अगर बात जाति आधारित गणना की जाए या जनगणना की जाए, दोनों चीजें मिलती हैं इतिहास में देखने को। 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी। 1931 तक जाति के आधार पर जनगणना के आंकड़े जुटाए गए। 1941 में जातिवार आंकड़े जुटाए गए लेकिन जारी नहीं किया गया था। आज़ादी के बाद 1951 में जनगणना हुई थी। सरकार ने तय किया था कि सिर्फ आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। 2011 में भी सरकार ने जातीय जनगणना कराई। 2011 की जनगणना में भी जाति के आंकड़े जुटाए गए थे लेकिन सार्वजनिक नहीं किए गए थे। दरअसल देश में चाहे बाबा साहब अंबेडकर की एक सोच रही हो, जैसा वो समाज चाहते थे कि जाति आधारित समाज ना बने, सभी जातियों को, सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथ ही देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से जाति आधारित गणना का सवाल उठाए थे उसको लेकर असहमति एक प्रकार से प्रकट की थी, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने 2015 में कर्नाटक में इसी तरह की जनगणना कराई थी लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर देखने को यह मिलता है कि जाति आधारित कोई कार्य ऐसा ना किया जाए, जैसा कि संविधान में भी कहा गया है, किसी के साथ भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सुरेश जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देश में होती रही है जाति आधारित गणना, लेकिन सरकारों ने इससे बचने का एक प्रकार से काम किया, आंकड़े जुटाए और उन आंकड़ों का समाज के हित में उपयोग करा, लेकिन ऐसा काम करने से बचे जिससे समाज में जातिवाद और फैले या बढ़े। क्या यह सोच थी इसके पीछे? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं और बहुत इम्पोर्टेंट ये विषय है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कह देगा कि हम आंकड़े या हम जो गणना कर रहे हैं या जनगणना कर रहे हैं उसको मिसनोमर बना दीजिए। आप कह के ये आप कहेंगे कि हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं, हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी इसकी इजाज़त देता है कि कास्ट बेस्ड, सेक्स बेस्ड या इस तरह का आप कोई पॉलिसी ला सकते हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, 15, ये सारे आर्टिकल्स ये कहते हैं कि आप जाति के आधार पे नहीं कर सकते। जब आप कर ही नहीं सकते तो आप उसको आंकड़े किस लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं? तो शायद कोई इसके लिए हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि हम पॉलिटिकल कोई ऐसी वॉइस तैयार करेंगे, पर मैं उसमें भी नहीं जा रहा। दूसरा, आप इसका एस्पेक्ट देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास लेजिस्लेशन इज प्रोहिबिटेड। जब जाति की बात करते हैं, क्लास लेजिस्लेशन इज प्रोहिबिटेड बट क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और ये आंकड़े जारी भी करते हैं, किए गए हैं और किए जा सकते हैं। एक और इसका पहलू है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा। राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स द राइट टू कीप हिज पर्सनल डिटेल्स इंटैक्ट एंड नॉट इन पब्लिक डोमेन। तीसरी चीज है, जब आपके पर्सनल डिटेल्स लीक नहीं होंगे, कई बार इसकी भी बड़ी सरकार को ये भी देखना होता है, तो एक बार अगर पब्लिश हो जाए तो वो देन वो उसके कंट्रोल में नहीं रहते। आजकल तो 1 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो अभी हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आ रहा है, वो भी शायद उसकी कंसर्न में भी, उसके लाइट में भी इसको देखना पड़ेगा। तो मेरा कुल मिलाकर के
जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता जी ने कहा कि ऐसा नहीं है सरकार के पास डेटा नहीं है। सरकार के पास आधार है, सरकार के पास डीबीटी से सारा वो करते हैं, जन धन जो योजना है वो जैम जिसे कहते हैं, आधार भी है जी, जनधन भी है, अकाउंट्स, और फिर उसके बाद डीबीटी भी है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं उनको इफ़ेक्ट देने के लिए और हमारे पास डेटा है वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, माइनॉरिटीज़, देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, और जितनी भी ये मिनिस्ट्रीज़ हैं आपकी, इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स जो सारे स्टैटिस्टिक्स डेवलप करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा। और जैसे कि कहा कि जो हमारा जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, बहुत बड़ा डेटा हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड है। तो सरकार के पास डेटा है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, मैं अगेन उसको कहूँगा कि मैंडेट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसका पूरा एक फ्रेमवर्क है। सुरेश जी Yes. बात पहले कर्नाटक की मैं कर लूं, क्योंकि बिहार के संदर्भ में सुधीर जी ने कहा कि वहां पर जनगणना नहीं गणना नाम दिया गया है। इसी प्रकार अगर मैं बात कहूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक ने भी सामाजिक आर्थिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट ये कह के इस प्रकार की गणना करने की कोशिश की थी। वो रिपोर्ट तैयार हुई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। तो ये शब्दों को बदलकर जो जिस प्रकार की गणना करने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। अगर एक ही सेंटेंस में अगर मैं कहूँ तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है, नो मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल बी एक्सपेंडेड विदाउट द इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ मेड देयर अंडर। ये एक बहुत बड़ा प्रोविज़न है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब क्या इसके लिए कोई मैंडेट है? जब आपके पास लॉ बनाने की पावर नहीं है, जब आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, तो क्या आपका ये एक्सपेंडिचर क्या जस्टिफाइड है? मैं एक बहुत बड़ा इशू, मैं बहुत बड़ा एक प्रश्न यहाँ पे उठा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि राइट टू प्राइवेसी को आप किस तरह से पब्लिक करेंगे। तीसरी चीज़ है कि जो डेटा जो सरकार ले सकती है, जिसके पास डेटा है, क्या आपने उनसे पूछा कि ये डेटा हमें चाहिए, हम ये पॉलिसी ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट साइलोज में काम करते हैं जी। वो जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनमें इतना ही योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और उतना ही एग्जीक्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट का होता है। वो साइलोज में काम नहीं करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, लेकिन उसका एक मैनर, एक तरीका होता है जो तरीका ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है। और कोई भी स्टेट अपॉइंटेड ऑफिसर्स विदाउट रिपोर्टिंग जो अपने सेंसस डेटा है टू द डायरेक्टर्स और टू द सेंसस कमिश्नर्स, वो पब्लिक होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि रूल्स भी यही कहते हैं कि जितने एनुमरेटर्स हैं वो सुपरवाइजर्स को देंगे डेटा, सुपरवाइजर्स फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स को देंगे, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस को देंगे, फिर ये देंगे। इससे और भी जुड़ा पहलू है, मैं आपसे सुधीर जी से समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले देवी दयाल जी, मैं आपसे एक सवाल ये समझना चाहता हूं, क्योंकि बात आरक्षण की आती है। जाहिर तौर पर आरक्षण जिस समाज के लिए जरूरी था, SC ST के लिए, उसका संवैधानिक प्रावधान किए भी गए। समय के साथ देश ने, संविधान ने उस जरूरत को पूरा भी किया, लेकिन आरक्षण को लेकर जाति के आधार पर जिस प्रकार की राजनीति होती है देवी दयाल जी, वो भी एक सच है। कहीं ऐसा तो नहीं है इससे कोई एक नया पिटारा खुल जाए, जातिवाद का एक नया खेल शुरू हो जाए? इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आशंका इसकी भी प्रकट बार बार की जा रही है। जी सही कह रहे हैं। विषय डर उसी चीज का है, जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन किस मंशा से होनी चाहिए? अगर हो रही है तो किस मंशा से होनी चाहिए? मंशा अगर किसी तरह के पॉलिटिकल एजेंडे के साथ नहीं है, केवल एक समाज
के समाज के एक हिस्से को लाभ देने के लिए है, योजनाओं का लाभ देने के लिए या रिजर्वेशन का लाभ देने के लिए, या उनकी क्या स्थिति अभी है, किस तरह से है, और विद इन दैट कम्युनिटी, विद इन उनके अंदर SC ST के अंदर कौन लोग छूटे हुए हैं उनकी स्थिति जानने के लिए है, और उनको किस तरह से ऊपर लाया जाए। इस मंशा के साथ अगर जातीय गणना हो रही है, और होनी भी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए, जैसा कि एक्सपर्ट ने कहा डाटा कि जब तक जानकारी नहीं होगी, आज एक जमाना दुनिया बदल रहा है, जानकारी के बिना जो है अभाव में उस तरह की पॉलिसियाँ बनाई नहीं जा सकती हैं, लाभ पहुँचाया नहीं जा सकता है, होना चाहिए। और ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास डाटा नहीं है, सरकार उन्हीं डाटाओं के आधार पे काम भी कर रही है। जैसा कि अभी जो है EWS का रिजर्वेशन आया, किस आधार पे आया? इन्हीं आधारों पे आया ना, इसी आधार पे आया कि कौन सा समाज में कहां से क्या, किसी ने सपने में देखा? अगर डाटा नहीं है, डाटा जानकारियां नहीं है, और इसका डर है, इसीलिए सरकारें भी डर रही हैं कि नहीं लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं या हो सकता है कोई और इस तरह का। इसलिए जो है इसको मेन फोकस रखना चाहिए कि किस तरह से इस डाटा का, जो भी डाटा लिया जा रहा है उसका उपयोग करें। और जैसा कि अब चंदा साहब ने बताया भी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उस प्रोविजन के अंदर ही रख के काम किया जा सकता है। जिसके पास मैंडेट है, जिसके पास डाटा देने का मैंडेट है, वही कर सकता है। जी सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिहार सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है या गणना करवा रही है जाति के आधार पर, क्या इसको मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य होगी? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि इसको मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य होगी। ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि मैं जो अपने पैनलिस्ट को सुन रहा हूं, मैंने पहले भी आशंका जाहिर की थी, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं कि आज भी बिहार एक, मैं कह सकता हूं बिहार और बिहार के पड़ोसी राज्यों में कास्ट को लेकर सेंसिटिविटी बहुत ही ऊंचाई पे, और हमारे जितने भी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनको तो एक एक बूथ पर किस जाति के कितने वोटर हैं इसकी जानकारी वो अपने हिसाब से रखते हैं। दुरुपयोग होने की जो आशंका जताई जा रही थी वो यही है कि वो जो उनके पास आंकड़े हैं उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं जी, वो आंकड़े उनके निजी आंकड़े हैं, और ऐसे माध्यम से जो आंकड़े संग्रहित होंगे ये ऑथेंटिसिटी के आंकड़े होंगे। तो इसका दुरुपयोग अगर जाति आधारित आबादी को लेके और उसका फिर दुरुपयोग राजनीति में ऐसे होना चाहिए, आरक्षण में ऐसे होना चाहिए, बाकी जगहों में वैसे होना चाहिए, तो जो समाज में इससे एक और विद्वेष नए सिरे से शुरू होगा, नए सिरे से उस पर परेशानियां आएंगी, सामाजिक समरसता में कमी आएगी। अभी NFHS डेटा का संदर्भ दिया जा रहा था जी। NFHS डेटा हमारा देश के लिए तो अच्छा सैंपल डेटा होता है, राज्य के लिए भी अच्छा सैंपल डेटा हो सकता है, लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक के लिए जाते हैं तो वो अच्छा सैंपल डेटा नहीं होता है, क्योंकि उसके सैंपलिंग के कंसिडरेशंस दूसरे होते हैं। और वैसी स्थिति में जो हम राज्य के अंतर्गत पिछड़ेपन की बात कर रहे होंगे, राज्य के अंतर्गत विकास की बात सोच रहे होंगे, विकास के पिछड़े समाज को आगे लाने की बात सोच रहे होंगे, तो हमें जरूर कहीं ना कहीं ये दिखता है कि समाज का हर वर्ग का बराबर हाल नहीं है। समाज क्या एक वर्ग है दिखता है, लेकिन उसका कोई कॉन्क्रीट, कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है जी। आज बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिले में सभी जिले का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बराबर नहीं है। कुछ जिले हैं जो किसी जाति विशेष से ज्यादा आच्छादित हैं, वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, और कुछ जिले हैं जो किसी कारण से, दूसरे कारणों से हैं, वहां कम है। तो आखिर वो वजह क्या है? कहीं ना कहीं ये जातियां हमारे समाज, हमारे विकास और हमारे देश को भी प्रभावित कर रही हैं, उनका पिछड़ापन, उनका अगड़ापन भी प्रभावित कर रहा है।
तो जानने की आवश्यकता तो है। जी बिल्कुल कि जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जानकारी के बिल्कुल। दुरुपयोग से कैसे बचा जा सकेगा, जी जानकारी का संरक्षण, जैसे प्राइवेसी ऑफ डेटा की बात हो रही है, वो कैसे इंश्योर हो सकेगा। मैं भी सर्वे से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं। हम जब कभी भी आंकड़ा संग्रहित करते हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये निर्देश होता है कि व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल गोपनीय होगी, उसका किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिकरण नहीं किया जाएगा व्यक्तिगत जानकारी का। जी बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत भी हूं और सिंह साहब सुन रहे हैं इस बात को कि जो डेटा विश्लेषण का जो काम है देश में वो भी बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, कोई जाति अगर पिछड़ी है किसी खास वजह से, किसी खास कारण से, अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा है, कोई समूह अगर पिछड़ा है आर्थिक शैक्षिक दृष्टि से, तो जाहिर तौर पर उसके लिए सरकार योजनाएं बनाती है और वो गणना भी करना जरूरी है और समय समय पर उसके संदर्भ में अध्ययन होता भी रहा है। सिंह साहब, आपने सुधीर साहब को सुना, क्या कहना है आपका? हम तीन चीजें मुझे कहनी है जी। गवर्नमेंट के जो 32 फ्लैक्सी प्रोग्राम्स हैं, 32 फ्लैक्सी प्रोग्राम जिसको हम वेलफेयर प्रोग्राम्स भी कहते हैं, उसमें से कोई भी प्रोग्राम में कास्ट डेटा का इनपुट्स नहीं है। टेक इट फॉर गारंटेड, ये मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उसमें कोई भी, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मनरेगा प्रोग्राम हो या अर्बन हाउसिंग का प्रोग्राम हो, इंक्लूडिंग ऑल टोटल 32 प्रोग्राम्स जो हमारे हैं, उसमें कास्ट का कोई ये नहीं है। नंबर 2, सुधीर जी ने जो कहा कि एनएफएचएस डेटा की सैंपलिंग, लास्ट 30 ईयर से सैंपलिंग मैं कर रहा हूं एनएफएचएस का। सर, जब 2000 एनएफएचएस 1, 2, 3, 91, 92 से लेकर के 2005-6 तक हमारा मैंडेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार कि ये नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एस्टिमेट देंगे। लेकिन 2015-16 जब से नेशनल हेल्थ मिशन चालू हुआ, जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मान करके ही सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे नहीं होता। हमारा सैंपल साइज 5 टाइम्स बढ़ गया। सुधीर जी की जानकारी के लिए 2 महीना पहले 2005 के बाद पहली बार हमने एनएफएचएस 2 का वॉल्यूम 2 डाला है पब्लिक डोमेन में। जरा एक बार समय निकाल के उसको पढ़ लेंगे तो कभी सर आप ऐसा नहीं कहेंगे कि एनएफएचएस का डेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टिमेट नहीं देता। आपने एक तीसरी बात कही, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात। बिहार में ग्रोथ को भी अगर एनालाइज करेंगे तो कुछ लोग रिलीजन को दोषी मानते हैं, लेकिन जहां तक हमारा डेटा है, पॉवर्टी एंड एजुकेशन, इलिटरेसी, ये दोनों कास्ट और रिलीजन से ज्यादा सेंसिटिव इंडिकेटर है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें फीमेल लिटरेसी के लिए और पर कैपिटा इनकम के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए सोशल क्लास का डेटा हम लोग भी देते हैं, लेकिन हम लोग, जैसा कि चंद्रा साहब बता रहे थे, कि हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी एंड अदर्स के कास्ट के आधार पे नहीं देते, बल्कि क्लास के आधार पे देते हैं। तो क्लास के आधार पे कोई भी प्रोग्राम हम लोग इंटेंसिफाई कर सकते हैं। यही 3 चीजें मुझे सुधीर जी के सुनने के बाद क्लैरिफिकेशन के तौर पे देना था। लास्टली, कमिंग बैक टू योर की क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन से मैं हेड डेटा एनालिटिक्स हूं, डेटा सर्वे रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूं। ये मेरा फर्म बिलीव है कि जो 17 क्वेश्चन बिहार सरकार पूछवा रही है, उसके आधार पे कोई इन डेप्थ एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए पब्लिक पॉलिसी में उसका इनपुट्स बहुत लिमिटेड होगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के दूसरे डेटा सोर्स का उपयोग करना पड़ेगा अगर बिहार सरकार वेलफेयर पे जाना चाहती है तो। जी बिल्कुल सिंह साहब, अगर हम जब जाति जनगणना की बात करते हैं तो जाति जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है संवैधानिक दृष्टि से। राज्य सरकार की इस प्रकार की कोई भी कवायद केंद्र सरकार के लिए जरूरी नहीं है कि वो माने उसको या उसके लिए बाध्य हो। देखने में यह है, जैसा मैंने कर्नाटक का उल्लेख किया कि 2015 में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी ने दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रिपोर्ट सर्वे का आधार बनाते हुए इस प्रकार की गणना करने की कोशिश की थी, लेकिन करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी उसे पब्लिक
में नहीं लाया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, इसलिए कई तरह के सरकारों की जो इसके पीछे मंशा होती है राज्य सरकारों की, उसको लेकर सवाल भी खड़े होते हैं और मुद्दा भी बनता है। सुरेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि जाति जनगणना की बात हो, आधारित या गणना की बात हो, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन एक बड़ी आशंका जिस पर अक्सर आप लोगों ने कहा भी है, सुना भी है, कि कहीं ना कहीं इससे जाति की जो भावना है वो और तो नहीं बढ़ेगी समाज में, जो सबसे बड़ी एक आशंका उभर के सामने आती है। मुझे लगता है इससे बढ़ेगी भी भावनाएं और एक्सप्लॉइट भी होंगी। और जहाँ तक इसकी प्रैग्मेटिज्म का सवाल है, एस.के. सिंह साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसे समराइज़ कर दिया है। लेकिन मैं उसमें ये ऐड करूँगा, आप कितने भी डेटा इकट्ठे कर लें, आप कोई भी पॉलिसी जाति के आधार पर नहीं ला सकते, कोई स्कीम नहीं बना सकते, कोई लॉ आप नहीं बना सकते। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। तो अब उसके लिए आप खर्चा करेंगे तो कहाँ तक वो लीगली वैलिड होगा, जो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अथॉरिटीज़ के ऊपर मैं छोड़ता हूँ जी। बाकी जहाँ तक इस सब्जेक्ट का जो कंक्लूज़न है वो एस.के. सिंह के शब्दों के साथ में बिल्कुल क्लियर हो गया है, डेटा पे भी, उसके ऑब्जेक्टिव पे भी और मींस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव पे। जी, लेकिन एक आशंका है, ठीक है, इसको करने वाले या इसका जो समर्थन करते हैं, जाति आधारित गणना का समर्थन करते हैं, वो एक तर्क देते हैं कि इससे सामाजिक स्तर पे जो असमानता है, शैक्षिक, आर्थिक, उसको पाटने में मदद मिलेगी, उसमें काम करने में मदद मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल देवी दयाल जी जो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि जाति जनगणना समाज के भीतर कहीं और विभाजन तो पैदा नहीं करेगी। 10 वर्षों के लिए जो आरक्षण लागू किया गया था 75 वर्ष तक जारी है और जाति आधारित जनगणना या गणना और अधिक की मांग को जन्म तो नहीं देगी। ये आशंकाएं भी हैं। देखिए, जो 10 वर्ष आरक्षण की बात है उसको उसके साथ लगाया गया था प्रश्न चिन्ह के साथ कि 10 साल के लिए 10 साल बाद फिर से आकलन किया जाएगा इस स्थिति का, कि जो आज उस समय स्थिति थी, जो 1931 के जनगणना के अनुसार से जितने लोग, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, जो 1931 का जो जनगणना का था उसमें सभी लोग इंक्लूडेड थे, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, वो जनगणना थी जिसमें सारा डाटा था। तो उस डाटे पे भी बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें लोग डाटा कहता है कि कोई 52% था, कोई 25% था। तो अगर रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो इस मंशा से साथ था कि 10 वर्ष तक है, 10 वर्ष तक नहीं अगर बदलती है तो फिर जो कि उसके तहत चला आ रहा है, क्योंकि आकलन किया जा रहा है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि उसी समाज के बहुत सारे जो छोटे छोटे कास्ट हैं अभी भी एक पीछे स्तर पे हैं, उनके उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना की है कि जातीय जनगणना होगी, क्योंकि इसका एक रिजर्वेशन देने का, जो एक एम्पावरमेंट का जो एक मुख्य अभी तक के लिए जो बना हुआ है, हथियार एक बना हुआ है, जो प्रोविजन आया है, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक वो नंबर जिसकी एक्सप्रेशन है लोगों का कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पॉलिटिकल फील्ड में रिजर्वेशन, गवर्नमेंट में रिजर्वेशन। हाँ, लेकिन ये भी इशू एक है, उसके साथ ये भी है कि जो लोग, चाहे राज्य सरकार, चाहे जिसकी भी राज्य सरकारें हों, जो भी लोग इसको करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये भी अभी समझता हूँ कि पहले ही जो जितनी जनगणना हुई है, जितनी जनसंख्या है, जितनी योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं को अभी लागू पूरी तरह से नहीं किया गया है, उसी को नहीं पूरी तरह से फुलफिल कर पा रहे हैं। पहले उसको पूरा करना चाहिए, पहले उसको पूरा करें तब आगे आए, और उसके लिए और आगे क्या करना है तब सोचना चाहिए। पहले अभी उनके पास बहुत ज़्यादा काम अभी ही है पुरानी नंबर के अनुसार। जी, जाहिर सी बात है, सामाजिक समानता के लिए गणना जरूरी भी है, लेकिन बिहार में खासतौर से जिस प्रकार से जाति जनगणना या गणना को शुरू किया गया है, सवाल उठता है, मुद्दा भी उठता है, क्या इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है या कोई और एजेंडा तो नहीं है? सवाल इसलिए उठता है। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।